राज्य सरकार की तरफ से आज राजस्थान विधानसभा में एक और बिल राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जॉबनेट जयपुर विधेयक 2023 के इस बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये राजस्थान का दूसरा विश्वविद्यालय होगा, पहले बीकानेर, अब जॉबनेट जयपुर के अंदर। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित रूप से पशु चिकित्सा के क्षेत्र में उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हो रही है जहां सरकार के अनुसार स्वास्थ्य और अभिजनन सेवाओं, स्वास्थ्य उत्पादन, रोजगार के अवसरों में सुधार और पशुपालन सेक्टर के समग्र विकास में सुधार और साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि के विचार को लेकर इस बिल को प्रस्तुत किया गया। माननीय सभापति महोदय, जहां तक बात है कि यहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना तो हो जाएगी और इसमें अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो राजस्थान के अंदर ऐसे लगभग अधिकतम ये नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र हैं जो भवनहीन हैं, और वहाँ गांव में, क्योंकि राजस्थान तो जहाँ अधिकतम संख्या में लोग पशुपालन करते हैं, अधिकतर लोगों की, चाहे वो किसान हो चाहे गांव में रहने वाले लोग, उनकी आजीविका पशुपालन पर निर्भर करती है। और जब थोड़े दिन पहले लंपी की बीमारी आई थी, लंपी की बीमारी के बाद आपने बजट में घोषणा करी कि अर्जेंट टेम्पररी बेस पर 100% जितने भी पद है वो हम भरेंगे, लेकिन आप भर नहीं पाए। आपके इस पद नहीं भरने के कारण लंपी का जो आंकड़ा था, अनुमानित आंकड़ा पूरे राजस्थान का 10 लाख के करीब था, जहां गौवंश मरे थे। और उन गौवंश के जो मृत गौवंश का पीएम करके उनकी रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन चूंकि हॉस्पिटल्स के अंदर अपने पास में चिकित्सक नहीं थे, अपने पास पशुधन सहायक नहीं थे, उस कारण ये आंकड़ा सरकार के हिसाब से मात्र 70-75 हजार के करीब आपने बताया था, जबकि वास्तविकता ये थी कि अगर आपने ये पद भर दिए होते, अर्जेंट टेम्परेरी बेस पे आपने ले लिया होता, तो आज इन सारे रिकॉर्ड राजस्थान की जनता के सामने होते। और जो आपने ये 40,000 रुपए के हिसाब से प्रति पशुपालक को जो मुआवजा राशि देने का ऐलान किया, या आपने कितने गोवंश को दिया, कितने पशुपालकों को दिया, उसका रेशियो भी अगर हम लोग निकालें तो मैं समझता हूं कि मुश्किल से 10% भी नहीं होगा अगर हम इस पर बात करें तो। और माननीय सभापति महोदय, अभी आज की तारीख में चाहे वो पशु चिकित्सक हो चाहे पशुधन सहायक हो, पशु चिकित्सा केंद्र में काम करने वाले अधिकतर स्टाफ जो हैं वो अभी उनके पद खाली हैं। तो विश्वविद्यालय की स्थापना करना इसी उद्देश्य के साथ में तो करते हैं कि ताकि पशुधन उसके समग्र विकास के लिए हम लोग काम कर सकें, क्योंकि आपने इसमें कहा है कि इसमें उत्पादन भी होगा, रोजगार के अवसर में सुधार भी होगा, सेवाओं का विस्तार भी होगा, पशुपालन सेक्टर में समग्र विकास होगा, उसमें सुधार होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। तो ये सब कैसे होगी जब इसके लिए अपने पास में आधारभूत संरचना नहीं होगी। आज गांवों के अंदर हजारों की संख्या में पशुधन है, लेकिन उनकी देखभाल करने वाले पंचायत मुख्यालय पर ना उप चिकित्सा केंद्र है, ना भवन है, ना उनके अंदर स्टाफ है। कैसे हम लोग इसकी कल्पना कर पाएंगे। और तो और माननीय सभापति महोदय, 2003 से लेकर 2008 में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने पशुधन संवर्धन के लिए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के लिए और पशुपालकों के लिए इनके लिए बीमा योजना शुरू की थी। और दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार ने वो सारी योजनाओं को बंद कर दिया। कैसे फायदा मिलेगा, आपने पशुधन बीमा की बात तो कर ली, लेकिन जो हमारी सरकार के समय जो योजना चालू थी वो कैसे पूरी होगी। और एक मेरा मानना है माननीय सभापति महोदय कि गौशालाओं में जो अनुदान मिलता है, गौशालाओं के अनुदान के लिए आपने राशि बढ़ाई, धन्यवाद आपको, लेकिन प्रत्येक गौशाला उसका एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करके, जब वाकई में जो संस्था चलाती है, चाहे वो गौचर की जमीन पर भी क्यों नहीं चलती हो,
वहां उस गौशाला में पलने वाले प्रत्येक पशुधन को आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से सहायता मिले। छोटे पशुधन को 20 रुपए, बड़े को 40 रुपए के हिसाब से अगर देंगे तो मैं समझता हूं कि गौशालाओं का संचालन आराम से होगा। और एक आजकल क्या है कि इसमें 3 साल की ऑडिट की आपने अनिवार्यता करी है, मैं समझता हूं कि इसको भी खत्म करना चाहिए। 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आप उनसे मांगते हैं। और एक सबसे बड़ा कि अपने प्रदेश में सबसे बड़ा पशुपालक समाज जो है वो देवासी समाज है। आज वो अपने पशुधन को लेकर राजस्थान के बाहर मालवा की तरफ जाता है, वहां उनके साथ मालवा की तरफ जाता है, महाराष्ट्र की तरफ जाता है, राजस्थान के बाहर कहीं भी जाता है, वहां उनके साथ में प्राकृतिक आपदा के कारण या किन्हीं असामाजिक तत्वों के कारण जो दुर्घटनाएं होती है, पशुधन को नुकसान होता है, पशुधन चुरा के ले जाते हैं, उसके बाद में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो क्यों नहीं राजस्थान सरकार एक हेल्प सेंटर बनाए उन पशुपालकों के लिए जो राजस्थान से बाहर अपने पशुधन को चराने के लिए ले जाते हैं। तो उसके बाद में वो हेल्प सेंटर के माध्यम से उनको वो सम्मान मिल सके, वहां उस पर कॉल कर सके, उनकी मदद ले सके, ताकि उनके पशुधन का और कोई नुकसान नहीं हो। तो मैं समझता हूं कि ये भी राजस्थान सरकार को चालू करना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय, मेरा तो इतना निवेदन है कि इसमें राजस्थान में इसके लिए संवर्धन के लिए और एक छोटा सा निवेदन कर, आज जितना चाहे वो दूध हो चाहे घी हो, इसमें इतना शुद्धिकरण रहा नहीं पहले जैसा, क्योंकि हम लोग रासायनिक चीज़ों को काम में लेने लगे। आज गायों के, भैंस के, भेड़ के, बकरी के खाने में, भोजन में वो चीज़ें परोसने लगे जिससे उसमें चाहे वो दूध की मात्रा हो चाहे घी हो, उसमें मिलावट आने लगी है। और मैं भी थोड़े दिन पहले हैदराबाद गया था, माननीय मंत्री महोदय बताऊं, एक दुकान पे मैं गया, मिठाई की दुकान पे, वहां मुझे किसी ने पूछा कि यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो उससे मुझे पूछा कि इसका भाव पूछो एक बार। मैंने भाव पूछा, 4000 रुपये किलो का भाव बताया उसने गाय के शुद्ध घी का। कितना महंगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस गारंटी नहीं कि वो स्वच्छ रूप से गाय का ही दूध का घी होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, आप तो बड़े काबिल हैं, आपके ऊपर मुझे लगता है किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं। आपने जिस मंशा के साथ इस बिल को लाया है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में आपकी इस यूनिवर्सिटी की स्थापना से आपने जो जो उद्देश्य तय किए हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। लेकिन जो मैंने आपको जो बातें बताई है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में पशुधन विकास के लिए इन सुझावों को भी शामिल करें। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय